क्या ईरान पाकिस्तान बनने की राह पर है? IRGC ईरान में दी मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है फिलहाल। फैसला कौन कर रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है, बट एक चीज जो आप कह सकते हैं कि जो भी फैसला हो रहा है वो यूनिफाइड है। फिलहाल ईरान में कोई भी मतभेद अपनी आइडियोलॉजी को लेके नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं बीच में कि पेजेश्कियान के बयान हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है मैं किसी काम का नहीं रहा, जैसी बातें हो रही हैं। खामनेई साहब जो सीनियर थे उन्होंने तो ये कहा था कि मेरे बेटे को मैं नहीं चाहता, पर IRGC उनके बेटे को ही ले आई है। तो ये सीनियर खामनेई की बात को मानना है या उनकी बात को ना मानना है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक एनालिस्ट हैं, उनका अनुसार तो स्टीव विटकॉफ ये समझ ही नहीं पाए कि उनको ऑफर क्या किया जा रहा है, क्योंकि ईरान एक्चुअली काफी कुछ कंसीड करने के लिए तैयार था, बट वो समझ नहीं पाए कि वो क्या कंसेशन था। वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ। इस बात की क्या ही गारंटी है जो आप अभी कह रहे थे कि जब ये सब खत्म होगा उसके बाद ईरान क्या पता उतना प्रो इंडिया ना रहे, और हो सकता है ये पोर्ट्स और ये सब डेवलपमेंट वाले काम वो किसी और मुल्क को सौंप दे, क्योंकि भाई आप ही बता रहे हैं और बात तो अब जाहिर है कि हमने उतना खुलकर तो कोई साथ दिया नहीं। ट्रम्प भी कह रहे हैं कि अब जिन लोगों से बातचीत हो रही है बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे तो बात हो सकती है। आप जबकि ये कह रहे हैं कि अब वो लोग पोजीशन ले चुके हैं जो ज्यादा हार्डलाइनर हैं, इनमें से कौन सी बात मानूं मैं? ट्रम्प का जो ट्विटर हैंडल आप देखेंगे तो वो एक फ्रस्ट्रेशन उनमें नजर आ रही है, कि एंग्जाइटी भी नजर आ रही है कि क्यों नहीं हो रहा है जो मैं चाहता था वो। बट ईरान में वो नहीं है। दे आर सेइंग वी आर रेडी। ट्रम्प इज लाइक ही वांट्स टू बी अ चाइल्ड एट एवरी क्राइस्टनिंग, अ ब्राइड एट एवरी वेडिंग एंड अ कॉप्स एट एवरी फ्यूनरल। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो हमेशा बने मुझे रहे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ बस। डेडलाइन, ये शब्द सुनते ही एक अजीब सा पैनिक मच जाता है। आज जब हम पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स का ये एपिसोड शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक डेडलाइन है 6 अप्रैल 2026 की। डेडलाइन दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, दी गई है ईरान को। उन्होंने कहा था कि या तो इस तारीख तक कोई डील हो जाए, नहीं तो फिर अब हम लोग ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले शुरू करेंगे। झूठ बात तो नहीं थी, हमले शुरू हो गए हैं। ईरान की MIT पर हमला हुआ है, और अभी जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ भी नहीं था तो खबर आई कि तेहरान में कोई 3 हवाई अड्डे हैं, 2 तो मुख्य रूप से हैं ही, तीसरा शायद कोई मिलिट्री हवाई अड्डा है, वहां पर बमबारी शुरू हो गई है। तो जो ट्रंप ने कहा वो हो रहा है, ईरान की तरफ से भी वही हो रहा है जो वो कह रहे हैं। अरागची फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई ट्रस्ट का जो लेवल है वो तो जीरो है, बातचीत या डील होती नहीं दिख रही है। तो अब दोनों तरफ से एक बार फिर से बमबारी की शुरुआत हो चुकी है, नई तरह का एस्केलेशन है। मगर आज पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में बात हमें यह करनी है कि अगर ये जंग रुक भी गई तो जिस ईरान को हम देखने वाले हैं वो कैसा होगा, उसकी कमान किन हाथों में होगी, अभी फिलहाल कौन फैसले कर रहा है, और जो इस सब सवालों का जवाब देने वाले हैं वो मेहमान अब पुराने हो चुके हैं, पहले के एपिसोड में आए हैं, आपने बड़ा पसंद किया था। विश्वजीत सिंह अखावत, आप विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में रिसर्चर हैं और वेस्ट एशिया में IRGC खासकर आपके फोकस पर रहता है, ईरान की पॉलिटिक्स फोकस पे रहती है, आपकी MPhil भी है उस पर। तो पिछली बार तो हमने बहुत सारी बातें आपसे पूछी थी, इस बार हमने सोचा कि कुछ सवाल पिछली दफ़े जो रहे वो पूछ लिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था भी, और अटकलें लग रही हैं कि खामनेई के जाने के बाद एक्चुअली ईरान चला कौन रहा है, कौन बिल्कुल नहीं चाहता समझौता हो, कौन चाहता है समझौता हो, और अगर अब जंग रुक भी गई तो आने वाले वक्त में ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम पर किसका कब्जा होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पहले तो यही पिन पॉइंट सवाल जो पिछली बार भी पूछा था, शायद जवाब संक्षेप में आपने दिया था, आज खूब फैली है आप बताइए कि क्या ईरान पाकिस्तान बनने की राह पर है? IRGC वैसा ही कोई रोल प्ले करेगी जैसा वहां पर आर्मी करती है, या जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं पाकिस्तान के मामले में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सवाल है वो कुछ हद तक काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईरान में भी एक सिक्योरिटी स्टेट इमर्ज करेगा कि नहीं। और
मैं कुछ हद तक इससे सहमत हूँ कि ईरान में आज जो IRGC का महत्व है वो अपने चरम पे है। आप देखिए ईरान में फ़िलहाल जितने भी पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी है, भले ही वो उनके मजलिस के स्पीकर हो, भले ही इवन सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी हो, इन सब का बैकग्राउंड IRGC में रहा है। मुश्तबा खमेनी स्वयं IRGC के अंदर रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने फ्रंट लाइन पे बहुत ज़्यादा समय तक सर्व नहीं किया और हायर कमांडर पोजीशंस पे नहीं किया, बट उनका एक्सपीरियंस रहा है। और ओवरऑल जो भी पोजीशंस पे जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो आइडियोलॉजिकली IRGC के जो खेमे से ताल्लुकात रखते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो पहले जो लीडरशिप थी ईरान में, उनका जो ओरिएंटेशन था वो, क्योंकि इराक ईरान वॉर के दौरान उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन हुआ, उनके जो उन्होंने एक इराक के साथ एक कन्वेंशनल मिलिट्री के साथ लड़ाई की, हालांकि वो भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। बट अभी जो जनरेशन IRGC में आ रही है या जो कमांडरशिप की पोजीशंस पे आ रही है, ये वो जनरेशन है जो गुरिल्ला वॉरफेयर में सबसे ज़्यादा एडेप्ट है। तो ये जनरेशन वो जनरेशन है जिसने इराक में, जिसने सीरिया में, जिसने आईसिस के खिलाफ लड़ा। तो वो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशनल शिफ्ट है विद इन IRGC। और IRGC ईरान में दी मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है फिलहाल। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे IRGC या IRGC बैकग्राउंड के लोग अभी फिलहाल मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान में भी, जैसे आयशा सिद्दीका एक बहुत बड़ी स्कॉलर है पाकिस्तान की, वो कहती है पाकिस्तान में मिलिट्री बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। ईरान में मैं तो कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पे ये मिलिट्री बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। ये मेरे मतलब निजी विचार है कि IRGC ईरानियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत से बुनियाद से जो फाउंडेशंस हैं, जो चैरिटी का काम करते हैं, ये फाउंडेशंस बहुत बड़े बड़े फाउंडेशंस हैं और इन फाउंडेशंस के पास ईरानियन इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिसमें IRGC इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन उनमें से एक महत्वपूर्ण बिजनेस है। तो उनके पास एक बिजनेस एलिट भी है IRGC का, एक मिलिट्री एलिट भी IRGC। तो आप कह सकते हैं कि ईरान कुछ हद तक पाकिस्तान जैसा दिखेगा। बट एक जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो IRGC की तरह आइडियोलॉजिकल नहीं है। उसको उसका जो डिफेंस करना है वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, उसके बॉर्डर्स को डिफेंड करना है, जबकि IRGC का जो मैंडेट है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन को डिफेंड करना है। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि इस्लामिक रेवोल्यूशन क्या है। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 1979 में अयतुल्लाह खमेनी जब ईरान में आए, उसके बाद में जो चेंज ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुआ ईरान में, उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन करते हैं। उसकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस हैं, उसकी इंटरनल ओरिएंटेशंस हैं। तो ईरान को डोमेस्टिकली क्या करना चाहिए, और उसकी एक्सटर्नल ओरिएंटेशंस भी है। जैसे ईरान को जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप लेबनान में जो उनकी गतिविधियां हैं, जो सीरिया में उनकी गतिविधियां, या उनके जो एलाइज हैं जिसको हम प्रॉक्सीज भी कहते हैं, वो सारा 1979 के बाद देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि पाकिस्तान आर्मी ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, वो रूल करती है बिहाइंड अ काइंड ऑफ विनियर ऑफ डिफरेंट स्टेट, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, बट एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सिमिलरली ईरान में भी मुझे ऐसा लगता है कि IRGC का अभी फिलहाल भी, और ये युद्ध रुकता है उसके बाद भी, IRGC ड्राइविंग सीट में रहेगी। बट उनकी जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है वो पाकिस्तान मिलिट्री से थोड़ा सा अलग है। वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के गार्ड्स हैं। तो जो अगर आप IRGC को फुल फॉर्म भी देखें, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। बट मुझे लगता है कि सिमिलर टू पाकिस्तान, IRGC का रोल ईरान में बहुत ही ज़्यादा रहेगा, और ये आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिन लोगों को इसका बहुत आइडिया नहीं है, ताज़ा सुनना शुरू किया है कि IRGC एक बहुत बड़ी फोर्स है वहाँ पर। हम हिंदुस्तान में भी ऐसे तो बहुत सारी फोर्सेज हैं, जैसे भाई आर्मी अलग है, एयरफोर्स अलग है, नेवी अलग है, लेकिन उसके अलावा भी अर्धसैनिक बल भी हमारे यहाँ, फिर लोकल पुलिस भी हमारे यहाँ, जासूसी एजेंसियाँ भी हमारे यहाँ। तो ऐसे तो हम वहाँ भी सुनते हैं कि बसीज फोर्स है, IRGC अपनी अलग है, रेगुलर आर्मी अलग है। लेकिन हमारे यहाँ जिस कोऑर्डिनेशन से काम है, जो टेरिटरी एकदम क्लियर है, वो वहाँ नहीं दिख रहा है। हमें ऐसा समझ में आता है कि ये सब ओवरलैप कर रहा है या कोई किसी से ऊपर है। तो थोड़ी समझ हमें इस मामले में चाहिए। आप बताइए कि IRGC एक्चुअली क्या है, क्यों बनी है, और क्या वो वाकई उन रेगुलर आर्मी से ऊपर है या बराबर है, बस कोऑर्डिनेट करती है? अच्छा, तो ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा IRGC को बनाने का कारण क्या था। ईरान में 1979 में ऑलरेडी एक आर्मी एग्जिस्ट करती थी जिसको आर्तश कहते हैं।
वो एक प्रॉपर कन्वेंशनल मिलिट्री है जिसका अपना एयरफोर्स है, अपना नेवी है, सब कुछ है। तो आपको एक अलग से फोर्स बनाने की क्या ज़रूरत थी? और ये फोर्स धीरे धीरे अपने प्रेजेंट रूप में आई है। शुरुआत में बनाने की सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी क्योंकि ईरान में जो आर्मी थी वो शाह के अंडर थी। तो एक डर तो ये था अयतुल्ला ख़ोमेनी को कि उसमें जो रॉयलिस्ट एलिमेंट्स हैं वो कू नहीं कर दें, क्योंकि आखिर तो पीपल विथ गन्स डिसाइड कि कौन रूल करेगा। तो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर रॉयलिस्ट एलिमेंट्स हैं या जो प्रो शाह एलिमेंट्स थे। फिर उनके वहाँ एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन था बहुत ही नोटोरियस, सवाक, अच्छा, जो कि ये इंटेलिजेंस का काम करता था। उसने बहुत ही एंटी शाह लोगों को मतलब बंधक बनाया या उनके ऊपर ज्यादतियाँ की, तो वो भी एक वजह थी। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसकी लॉयल्टी एब्सोल्युटली टू द सुप्रीम लीडर रहे, टू द इस्लामिक रेवोल्यूशन रहे, क्योंकि आर्टिस्ट की लॉयल्टी ईरान के प्रति है, सही, बट ईरान में क्या गवर्नमेंट सिस्टम होगा उसके प्रति नहीं है उसकी। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी था, इसलिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड एग्जिस्टेंस में आए। एक कारण इसका ये भी था कि उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है 1953 का मोसादेक की गवर्नमेंट के साथ, कि कैसे एक गवर्नमेंट थी जिसको कू के द्वारा, CIA बैक्ड कू के द्वारा वापस रॉयलिस्ट एलिमेंट्स पावर में आ गए, वापस शाह पावर में आ गए। तो वो एक जो मेमोरी है 1953 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसीलिए IRGC एक ग्राउंड अप मिलिशिया बनाया गया जो कि डिफेंड करेगा। और शुरुआती जो समय देखेंगे आप 1979 टू 1982 तक, उसमें बहुत ज़्यादा ईरान में असैसिनेशंस हुए हैं, IRGC के लोगों के भी हुए हैं और जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके भी आपस में हुए। तो बहुत से इन सब इश्यूज को, जो ईरान में इंटरनल जो इनस्टेबिलिटी थी उससे डील, क्योंकि आर्मी का काम तो बॉर्डर प्रोटेक्ट करना है, तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए ये IRGC को ये मैंडेट दिया गया कि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के मैंडेट के अंदर ईरान में जो अपोजिशन टू द इस्लामिक रिपब्लिक था उसको बिल्कुल ही क्रश करे या उसको मैनेज करे। तो इसलिए IRGC अपने एग्जिस्टेंस में आता है। और ये दो इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल जंक्चर है, एक तो जो 1953 का जो एक्सपीरियंस था, और अयतुल्ला ख़ोमेनी वाज एक्यूटली अवेयर कि ये हो सकता है, क्योंकि आर्मी के अंदर ऐसे लोग थे जो इससे नाखुश थे। और दूसरा था कि वो नहीं चाहते थे कि जो आर्मी है वो इन सब चीज़ में इन्वॉल्व होगी तो वो ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो जाए। तो आर्मी को सेपरेट रखा, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसकी लॉयल्टीज इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रति या उसके जो गोल्स हैं उसके प्रति रहे। तो ये मेजर वजह थी IRGC को बनाने। बसिज जो आप बता रहे हैं, बसिज विद इन IRGC एक वॉलंटरी फोर्स है, ये बहुत बड़ी है। कोई लोग इसका संख्या बता 10 लाख के आसपास, ये वॉलंटरी है। इनमें से ज़्यादातर लोग एक तरह से रिजर्विस्ट होते हैं, उनको जब बताया जाता है तभी वो ड्यूटी पे आते हैं। लेकिन कुछ इसका सब्सटेंशियल जो हिस्सा है, मान लीजिए 1 लाख के आसपास, वो एक्टिव ड्यूटी पे हैं, वो उनको सैलरी भी दी जाती है और वो ईरान में इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो ये करते हैं, बट वो एक तरह से इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो हिस्सा है जो इस चीज़ को देखता है। तो बसिज ईरान में इंटरनल जो अभी रजीम मान लीजिए सोच रही है कि बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो बसिज के जो लोग हैं वो स्ट्रीट्स में आपको दिखेंगे। IRGC के लोग, क्योंकि IRGC के ही लोग मतलब जुड़े हुए हैं, बसिज IRGC के अंडर ही है, अलग से कोई वो नहीं है, इंडिपेंडेंटली मतलब ऑपरेट नहीं करती है। सिमिलरली जो IRGC का एक्सटर्नल विंग है तो उसको बोलते हैं कुद्स ब्रिगेड, जो कासिम सुलेमानी जिसके हेड थे, वो एक्सटर्नली देखती है IRGC के आस पड़ोस में, वो देखती है कि पड़ोसी देशों में कैसे ईरान के जो इंटरेस्ट है, इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो इंटरेस्ट उनको सेफगार्ड किया जाए। तो लेबनान में, सीरिया में, इराक में, इवन अफगानिस्तान में, तो वो वहाँ इन्वॉल्व रहती है। जैसे ISIS के खिलाफ जो फाइट थी उसमें लार्जली कुछ ब्रिगेड, लेकिन क्योंकि उनकी जो सक्सेसेस थी और उनका जो इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था, लार्जर देन लाइफ फिगर बन चुके थे कासिम सुलेमानी, तो इस वजह से उनका जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ा था, वो सीधा सुप्रीम लीडर से कांटेक्ट में थे। तो ये वजह है कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे समय के साथ इस तरह से डेवलप हुई और अभी सबसे उरूज पे है, मतलब चरम पे। IRGC का एक बहुत साफ मतलब एजेंडा रहा है, पहले से ही तय है कि भाई आपको ये जो रेवोल्यूशन हुई है, जो इस्लामिक क्रांति हुई है, उसके अस्तित्व को बचाए रखना है। यानी कि अगर सुप्रीम लीडर समाप्त हो भी जाएं तो भी उनकी जो मंशा है या वो जो चाहते हैं वो होना चाहिए आगे चलकर भी, ये IRGC को सुनिश्चित करना चाहिए। तो अब बात ये हो रही है कि मुस्तफा ख़ामेनी
सत्ता में आए हैं, तो एक तो ये कि आईआरजीसी तो वही कर रही है जो उससे अपेक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि खामनेई साहब जो सीनियर थे, उन्होंने तो ये कहा था कि मेरे बेटे को मैं नहीं चाहता, पर आईआरजीसी उनके बेटे को ही ले आई है। तो ये सीनियर खामनेई की बात को मानना है या उनकी बात को ना मानना है? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, पहले मैं जो आपका पिछला पार्ट है क्वेश्चन का उसको आंसर देना चाहूँगा। इस्लामिक रेवोल्यूशन जब होता है तो अयतुल्ला खोमेनी बहुत खुल के हेरिडेटरी जो रूल है उसका विरोध करते हैं, और ये खुले तौर पे है। खोमेनी या खामनेई? खोमेनी, अच्छा, पहले रूहुल्लाह खोमेनी, अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी जो फाउंडेशन जी जब इस्लामिक रेवोल्यूशन का हुआ, उन्होंने खुलकर कहा। उन्होंने खुल के कहा, और अली खमेनाई उनके नक्शे कदम पे चलने व्यक्ति है। तो अगर आप मुझसे पूछते अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अंडर पीसफुल सर्कमस्टेंसेस, क्या मुश्तबा खमेनाई सुप्रीम लीडर बनते, तो मैं नहीं मानता वो बनते। उनका सुप्रीम लीडर बनना जो ईरान की वर्तमान स्थिति है वो सबसे बड़ा उसमें योगदान है। और इन एडिशन टू दैट मुश्तबा खमेनाई के साथ जो हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, शिया थियोलॉजी में जो अशूरा का आइडियल है, मुश्तबा को अगर आप उनकी पोजीशन देखें तो उनकी पोजीशन बहुत ही सटीक बैठती है। अशूरा का आइडियल क्या है? वो ये है कि आपको रेजिस्ट करना है इनजस्टिस को। मुश्तबा खमेनाई को आप हुसैन और हसन से कंपेयर कर सकते हैं एक तरह से, और वो बिल्कुल फिट बैठते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि उनके पिता को टारगेट किया गया, उनके परिवार को टारगेट किया गया। तो आईआरजीसी का मुश्तबा खमेनाई को सपोर्ट करना या उनका सुप्रीम लीडर बनना, ये ईरानियन जो लीडरशिप है वो ये दिखाना चाहती है कि वी आर अगेन स्टिल हेल बेंट ऑन रेजिस्टेंस। हम, ये जो हमारे साथ हो रहा है इनजस्टिस है और हम इसके खिलाफ खड़े हैं। तो इसीलिए मुश्तबा खमेनाई को अपॉइंट किया गया था सुप्रीम लीडर। उनका सुप्रीम लीडर बनना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। पीसफुल सिचुएशन में मोस्ट लाइकली मुश्तबा खमेनाई ना तो सुप्रीम लीडर बनते, और उनके जो रिलीजियस क्रेडेंशियल्स हैं वो भी मैं समझता हूँ कि कम थे, और उन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं किया अब तक। तो इन सब चीज़ों की वजह से, बट अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है इसमें मुश्तबा खमेनाई मेरे हिसाब से इसीलिए चुने गए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि अभी जो आईआरजीसी की लीडरशिप ईरान में इफेक्टिवली पावर एक्सरसाइज कर रही है, ये ज़्यादा हार्ड लाइन है एज कम्पेयर टू आईआरजीसी की जो लीडरशिप पहले थी, या ईरान की जो लीडरशिप पहले थी। जैसे अली खमेनाई थे, विद इन आईआरजीसी भी अली खमेनाई के कई डिसीजंस को लेके मतलब दबे शब्दों में विरोध था, कि जैसे उन्होंने, कई लीडर्स ने आईआरजीसी के कहा कि जब ट्रंप ने कासिम सुलेमानी के ऊपर हमला किया, उनको मारा, तो ईरान का रिस्पांस ज़्यादा कोर्सिव होना चाहिए था, ज़्यादा फोर्सफुल होना चाहिए था, ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में मानते हैं कि जब भी आप किसी बुली को अपीज करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ बुली यूनाइटेड स्टेट्स है, तो वो और ज़्यादा बुलिंग करेगा। तो आपको उसको उसकी भाषा में ही समझाना चाहिए। तो ये जब इस्माइल हनिया और हसन नसरल्ला इन सबको टारगेट किया गया, तो विद इन आईआरजीसी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग वॉइस थी जो अली खमेनाई से डिसएग्रीमेंट में थी, बट चूंकि अली खमेनाई सुप्रीम लीडर थे, उनकी बात का महत्व था, उनकी बात में वजन था, आईआरजीसी ने अपना जो विरोध है वो इंटरनली प्रकट किया और उसके खिलाफ नहीं गए एक तरह से। बट अभी जो लीडरशिप है वो मुझे लगता है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। अभी जो हो रहा है वो आप वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में देख रहे हैं। जो वो बिलीव करते हैं वो यही करते हैं कि अगर आपके ऊपर हमला किया जाता है तो आप उसका जवाब हमले से दीजिए। फोर्स शुड बी मेट विथ इक्वल फोर्स। तो ये जो आइडियोलॉजिकल विजन है ये अभी प्ले आउट हो रहा है। तो अगेन सवाल पे आते हुए, जो आपका सवाल था कि मुश्तबा खमेनाई कैसे बने, ये सर्कमस्टेंसेस की वजह से बने, वॉर टाइम सर्कमस्टेंसेस, और जो आइडियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन को साबित करने के लिए कि हम अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर ट्रंप को लगता है वेनेजुएला जैसा कोई केस है तो ईरान वेनेजुएला नहीं है। तो आईआरजीसी ने ये साबित किया है मुश्तबा खमेनाई को अपॉइंट करके, और वो उनके ही मतलब आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में सोचते हैं, और वो आईआरजीसी के पार्ट भी रहे हैं। और विद इन ईरान में भी जो दूसरे सेंटर्स ऑफ पावर है उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो जो मजलिस के स्पीकर हैं या आईआरजीसी के जो हेड्स हैं, उन्होंने सबने उनको रिकॉग्नाइज किया है एज द लीडर ऑफ ईरान। इवन फॉरेन कंट्रीज ने भी, कई लोगों ने उनसे बातचीत की, आई थिंक रशिया ने की है, ओमान ने की है। तो एक तरह से आप आईआरजीसी का जो कंप्लीट कंट्रोल है ईरानियन सिक्योरिटी में भी, बट एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स में भी जो उनका अभी पोजीशन है, जिस स्तर पे वो है, वो समझ सकते हैं। नहीं, तो ये जो अब पॉलिसी है आईआरजीसी की
कि हमें कोई एक मारे तो हम बदले में 2 मारेंगे। कैसे पता किया जाए कि आईआरजीसी इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, या कैसे माना जाए कि मुस्तफा खामनेई शायद दूसरी तरह के लीडर हैं, ये उनकी अपनी पॉलिसी है जिसे आईआरजीसी मान रही है? अब ये फैसला कौन कर रहा है? अब ईरान में फिलहाल फैसला कौन कर रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है। बट एक चीज जो आप कह सकते हैं कि जो भी फैसला हो रहा है वो यूनिफाइड है। फिलहाल ईरान में कोई भी मतभेद अपनी आइडियोलॉजी को लेके नहीं है, नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं बीच में कि पेजेश्कियान के बयान हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है मैं किसी काम का नहीं रहा, जैसी बातें हो रही हैं। नहीं, ये बयान भी आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पेजेश्कियान के दूसरे बयान भी, मतलब जो वॉर टाइम एम्स है उसको लेके कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और पेजेश्कियान शुरू से ही रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट रहे हैं, वो ईरान के अभी तक प्रेसिडेंट भी हैं। तो कहने का मतलब है कि आईआरजीसी से कंप्लीट डिसएग्रीमेंट में नहीं है। वो एक अलग पावर सेंटर नहीं, उनके कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं किन चीज़ों को लेके। और एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा पेजेश्कियान इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में कितने इन्वॉल्व हैं। ईरान में प्रेसिडेंसी और सुप्रीम लीडर का जो ऑफिस है उसको लेके पुरानी बहस है कि वो एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब प्रेसिडेंट के पास भी जो पावर है, अगर अल्टीमेटली सुप्रीम लीडर उसको ओवररूल कर सकता है तो प्रेसिडेंट के पास इफेक्टिवली कोई पावर है कि भी नहीं। बट फिलहाल ईरान में मुझे नहीं लगता है कि जो अमेरिका का जो रिटेलिएटरी विरोध है उसको लेके इवन पेजेश्कियान भी उसके खिलाफ है। हालांकि कुछ वॉइसेस जरूर हैं ईरान में, जैसे ईरान के भूतपूर्व फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ हैं, या और भी इस तरह के जो लीडर्स जो रिफॉर्मिस्ट कैंप के हैं, वो ज़रूर चाहते थे शुरुआत में कि ईरान को वेस्ट के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए या अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए, इंगेजमेंट करना चाहिए। जेसीपीओ उसका एक नतीजा है। बट वो वॉइसेस ज़्यादातर अभी मुखर नहीं है, दबी आवाज़ में। और इसका एक कारण ये भी है कि अमेरिका की भी जो मैसेजिंग है, जो सिग्नलिंग है, वो ऑल ओवर द प्लेस है। तो वो आप अगर कह रहे हो कि हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं, हम ईरान के लोगों को ये जो रिप्रेसिव सो कॉल्ड रिप्रेसिव रजीम है उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरे ट्वीट में कह रहे हो कि ऑयल सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप कह रहे हो जो कुर्दिश लोग हैं उनको हम आर्म कर देंगे। तो ये जो सिग्नलिंग में जो ये जो विरोधाभास है, ये भी एक वजह है कि ईरान में फिलहाल वर्तमान में और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही युद्ध रुकता है आपको जो उनके बीच की जो गिव एंड टेक है, जो टसल है, वो दिखेगी। ये होना बिल्कुल तय है। बट अभी के लिए, वर्तमान के लिए वो बहुत यूनिफाइड है। मजलिस के स्पीकर हैं, आईआरजीसी के जो हेड्स हैं, या मुस्तफा खामेनेई है या अहमद वाहिदी है जो आईआरजीसी के हेड है, इवन जो ईरान के जो एसएनएससी के सेक्रेटरी हैं वो तो और ज़्यादा हार्ड लाइन है। अब आपको एक किस्सा बताता हूँ। जो जुल्कार जिनको अभी बनाया गया है, वो जब आईआरजीसी में थे तो कासिम सुलेमानी ने अयतुल्लाह अली खमेनेई से कहा कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो मानते थे ये बहुत हार्ड लाइन है। अब कासिम सुलेमानी जिनको अमेरिका ने बताया कि ये तो बहुत बड़े मतलब आतंकवादी हैं, टेररिस्ट है, हार्ड लाइन है, मतलब फाउंटेन हेड ऑफ हैं, मतलब सब कुछ, जो इनस्टेबिलिटी है वेस्ट एशिया में, वो रिजाइन कर रहे हैं एक व्यक्ति के अपॉइंटमेंट पे। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान में जो अभी लीडरशिप इमर्ज कर रही है वो आइडियोलॉजिकली हार्ड लाइन है। बट इसका मतलब ये नहीं है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं या वो प्रेगमेटिक नहीं हो सकते। मैंने पिछले भी जो एपिसोड में यही कहा था कि एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। रजीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ईरान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस्लामिक रिपब्लिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो अगर उनको दिखता है कि कोई वे आउट है जहां पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए इस्लामिक रिपब्लिक, अपनी विक्ट्री भी क्लेम कर सकते हैं, तो वो इवन ये रजीम भी एक्सेप्ट करने में तैयार है। बट फिलहाल के लिए तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मैसेजिंग में कोई, उनकी मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि हम अभी तो रिटेलिएट करेंगे। हमको जो डिमांड्स हैं उनकी, जो वो सीख कर रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस ना हो, ये हमको वादा किया जाए, ये मतलब सिक्योरिटी हमको चाहिए कि हमारे ऊपर फिर से अटैक ना हो। मान लीजिए सीज फायर की जो बात चल रही है, अब उस सीज फायर की बात में ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आप ये टेक्टिकली सीज फायर, मान लीजिए 45 दिन के लिए आप कह रहे हो सीज फायर करते हैं, आप 45 दिन में रीआर्म करोगे और वापस अटैक करोगे, तो हमको ये नहीं चाहिए। हम अभी क्यों करें, हम आपको अलाउ क्यों करें समय कि आप रीआर्म करो, अपनी टैक्टिक्स को सुधारो। अमेरिकन कॉम्बैट लॉसेस भी हुए हैं, कल भी हुए हैं काफ़ी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आई थिंक अभी जिस महज पे है वो अभी तक उसमें कोई भी तरह से लचीलापन या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है।
इस पर तो आऊँगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे। मगर बहुत सारी थियरी हैं जो ये कहती हैं कि अमेरिका तो उन्हें टारगेट कर रहा है जो हार्ड लाइनर्स रहे हैं। तो अब जो बचे हैं दरअसल वो तो वही हैं जो बातचीत करने को तैयार हैं, और खुद ट्रम्प भी कह रहे हैं कि अब जिन लोगों से बातचीत हो रही है बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे तो बात हो सकती है। आप जबकि ये कह रहे हैं कि अब वो लोग पोजीशन ले चुके हैं जो ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं। इनमें से कौन सी बात मानूं मैं, जिसे ईरान के बारे में ज़्यादा नहीं पता? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अब जो लोग ईरान में रूल डिसीजन मेकिंग में हैं, वो तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रो एंगेजमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स और बातचीत और सीज फायर नेगोशिएशंस इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, अनटिल अनलेस उनको कुछ सब्सटेंशियल दिया जाए एज पार्ट ऑफ कंसेशन। तो जो हार्डलाइनर है वो भी कंसेशंस दे सकते हैं, वो भी इंगेजमेंट कर सकते हैं, बट ट्रंप की ओर से जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो तो एक तरह से अनकंडीशनल सरेंडर की तरह है, तो उसमें तो वो एग्री नहीं करेंगे। और अभी जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है उनकी, वो भी वो मानते हैं, उनका व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि वो स्ट्रांग पोजीशन से नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके ऊपर एक तरह से पकड़ बना ली है। जो हॉर्मूज से जो ऑयल आ रहा था पहले, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो और वो डिसाइड कर रहे हैं कि हॉर्मूज से कौन सा टैंकर जाएगा, कौन से शिप जाएगी। तो एक तरह से एक तो ये है। जहां तक बचे ही वो हैं कि वो उदार है, ऐसा नहीं है। ईरान में मुश्तबा खमेनेई है, अब उनको वो जिस भी स्थिति में है, ऐसा भी रिपोर्ट्स थी वो इंजर्ड हैं, बट वो हैं मजलिस के जो स्पीकर हैं या जो और IRGC के कमांडर्स हैं, जो अभी ये रिटेलिएशन तो हो रहा है ना, मिसाइल्स वापस जा रही हैं, अटैक हो रहा है, इजराइल में भी हो रहा है, UAE में भी हो रहा है, तो ये कोई ना कोई तो कर रहा है। तो वो लीडरशिप मुझे नहीं लगता है कि वो बची है जो उदार है। ट्रंप का जो, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो लीडरशिप जो प्रो रिफॉर्म थी, वो लीडरशिप अभी ईरान में मौजूद जरूर है कि, लेकिन वो उनके ऊपर काफ़ी प्रतिबंध हैं उनकी बातचीत करने की, उनके खिताब करना। एक जो इंपॉर्टेंट इसमें अभी एक्सेप्शन देखने को मिला है वो था, जवाद जरीफ ने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान को भी ये समझना पड़ेगा कि वो एक एंडलेसली इस वॉर साइकिल में नहीं रह सकते, उनको भी ईरान को डेवलप करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है। और एक तरह से उन्होंने सुझाव दिया कि बातचीत की जानी चाहिए। उसका भी विरोध हुआ ईरान में। ईरान में जो अली खमेनेई के जो एक सहयोगी थे, उन्होंने उनको बोला ये ट्रेटर हैं और 2-3 दिन में हम इसका चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो बहुत से, हसन रूहानी हैं, मोहम्मद खातमी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रो रिफॉर्म थे, बट फिलहाल या तो वो कुछ कह नहीं रहे हैं, या तो वो इंतजार कर रहे हैं बेटर सर्कमस्टेंसेस का, या फिर उनके ऊपर प्रतिबंध है ऐसा कुछ भी बोलने का। ईरान में फिलहाल इंटरनेट नहीं चल रहा है। ईरान से जो खबर बाहर आ रही है वो खबर बहुत ही मतलब कम आ रही है इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, या फिर जो इस्लामिक रिपब्लिक जो बाहर दिखाना चाह रहा है, पुट आउट करना चाह रहा है, वो चीज़ बाहर आ रही है। तो ये कहना कि एक तो वो हम जिससे बात कर रहे हैं वो अभी रीजनेबल है, ये आई थिंक ये सही नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक में सभी लोग रीजनेबल हैं, बट आप उनको रीजनेबल अगर डिमांड लगेगी तो वो सभी बात करेंगे। बट अगर आप उनसे कहोगे कि वो कैपिचुलेट कर जाए कंप्लीटली, जैसा ट्रंप की भाषा में अनकंडीशनल सरेंडर कर जाए, तो वो कोई भी नहीं करेगा, इवन रिफॉर्मिस्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, और ईरान हमेशा से जाना जाता है बहुत ही अच्छे नेगोशिएटर्स के लिए, मतलब दे आर वेरी टफ एट नेगोशिएशंस। जो एक वजह थी, ये जो न्यूक्लियर जो अभी टॉक्स चल रहे थे जो और बाद में युद्ध हुआ, वो अब देखिए ईरान से नेगोशिएट कौन कर रहे थे? अब्बास अरागची बहुत ही वेटरन डिप्लोमेट है और बहुत ही मजे हुए नेगोशिएटर भी है। अगर आप उनको पूछेंगे न्यूक्लियर फाइल के बारे में, वो इनसाइड आउट जानते हैं। उन्होंने ही मतलब मेन नेगोशिएटर थे उसके JCPO में। और अमेरिकन साइड से जो थे स्टीव विटकॉफ, लोग ये भी कह रहे हैं कि आई थिंक अमेरिकन जो एक एनालिस्ट हैं उनका अनुसार तो स्टीव विटकॉफ ये समझ ही नहीं पाए कि उनको ऑफर क्या किया जा रहा है, क्योंकि ईरान एक्चुअली काफी कुछ कंसीड करने के लिए तैयार था, बट वो समझ नहीं पाए कि वो क्या कंसेशन था। वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए, क्योंकि वो प्रीवियस नेगोशिएशन से उन्होंने कुछ कंसेशन और भी दिया था। तो ये वजह है, बट आई डोंट थिंक कि वो हार्ड लाइन नहीं है, बहुत रीजनेबल है। और ट्रंप की लैंग्वेज में रीजनेबल है कि वेनेजुएला जैसा कोई मिल जाए, वो वैसा कोई नहीं है ईरान में। क्या ट्रंप खुद रीजनेबल हैं? क्या वो हार्डलाइनर नहीं है? ट्रंप क्या है ये तो शायद ट्रंप भी नहीं जानते हैं। वो क्या चाहते हैं ये शायद मतलब कोई भी नहीं जानता, शायद वो स्वयं भी नहीं जानते हो। ट्रंप की ओर से जो मैसेजिंग है, उनकी मैसेजिंग में जो थिएट्रिक्स है, जैसे कल उनके जो ट्वीट्स हैं उनमें जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो देखिए एक समय था कि जब हम अमेरिकन
जो प्रेसिडेंट जो कहता था, एक एक शब्द को हम बारीकी से देखते थे कि इस शब्द के क्या मायने हैं, इस शब्द का क्या महत्व है। ट्रम्प एक तो बोलते ही इतना ज़्यादा हैं, उनके ट्वीट्स इतना ज़्यादा हैं, और वो जो बोलते हैं वो मैसेजिंग ऑल अक्रॉस है, मतलब वो हर चीज़ बोलते हैं। वो एक ट्वीट में बोलते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन, एट द सेम टाइम अगले ट्वीट में वो बोल देंगे कि आई विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज। और ये स्टोन एज वाली बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अब आप सोचिए, अगर आप एक ईरानियन हैं जो चाहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक कॉम्प्रोमाइज करे, कंसीड करे या नेगोशिएशन करे, और आप ये सुनते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ये नहीं कह रहा है कि वो कोई लिबरेशन ना चाहता है आपका, वो आपको बॉम्ब कर देगा स्टोन एज तक, तो वो आप कैसे सपोर्ट करेंगे? तो अभी एक वजह कि वो जो ईरानियन मैसेजिंग है वो बहुत ही यूनिफाइडली क्लियर है, जबकि अंडर द सरफेस उनके बीच में भी खींचतान, लेन देन, ये सब बातचीत हो रही होगी, डिसएग्रीमेंट्स भी हो होंगे, बट अभी वो जो क्लैरिटी इस वजह से है क्योंकि ट्रम्प वो क्लैरिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक तरह से आपके ज़मीर को ललकारना भी है ना कि आप 2000, 3000, 4000, 5000 साल पुरानी सभ्यता को कहो कि स्टोन एज पे पहुंचा दूंगा। खुद आपका इतिहास जो है अभी 100, 200, 300, 400 साल में। वो कहा था जावेद ज़रीफ ने, आई थिंक एक बार कहा था कि आपकी पूरी हिस्ट्री एक एम्पायर के बराबर नहीं है हमारे। और ईरान एक ऐसा देश है जो इस चीज़ में बहुत ही बिलीव करता है, इस चीज़ में अपना महसूस करता है, प्राइड महसूस करता है कि वो एक बहुत ही सिविलाइज्ड और सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। अभी ये न्यूज़ शेयर कर सकते हैं क्योंकि अली लारीजानी जो है उनकी मुलाकात हुई थी हेनरी किसिंजर से। अच्छा। वो यूएन का कोई आई थिंक हेड ऑफ पार्लियामेंटेरियंस का सेशन था और हेनरी किसिंजर ने उनको सीक आउट किया कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, और बहुत ही रिवीलिंग था। तो उन्होंने अली लारीजानी ने कहा ठीक है मिलते हैं। उनकी मुलाकात हुई, दोनों ने काफ़ी बातचीत की। तो उसमें जो एक बातचीत थी कि अली लारीजानी ने पूछा कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हमारे तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, रिश्ता अभी है नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई। तो हेनरी किसिंजर ने जो चीज़ कही कि यूनाइटेड स्टेट्स और जो ग्लोबल पावर्स है इन्होंने मिडल ईस्ट बनाया है एक तरह से, बट दो ही स्टेट्स थे मिडल ईस्ट में जो पहले से हमेशा रहे हैं, एक है इजिप्ट और एक है ईरान। ये नेचुरल स्टेट्स हैं, और ईरान काफ़ी लंबे समय से, ईरान की जो बॉर्डर्स हैं वो चेंज तो हुई हैं, बट ये एज ए नेचुरल स्टेट है। इस तरह का जैसे इराक है या सीरिया है या जॉर्डन है, ये बहुत ही नए मॉडर्न स्टेट्स हैं। ईरान एक एंशिएंट सिविलाइजेशन स्टेट है, तो उसमें वो जो कॉन्फिडेंस है एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, वो आपको उनके एवरेज ईरानियन में भी झलकेगा, उनकी बातचीत में भी झलकेगा, उनके बात करने के जो अंदाज है उसमें भी आपको महसूस होगा कि ही इज स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ डीप कॉन्फिडेंस इन ए सिविलाइजेशन, कल्चर, हिस्ट्री। ये चीज़ कुछ बदलती है वैसे किसी के अंदर? कैसे, मैं समझा नहीं। जो आप अभी कह रहे हैं कि अगर किसी का एक सांस्कृतिक इतिहास है, जब वो टेबल पर बैठता है या जब वो युद्ध में फंसता है, वो बनाम दूसरा जिसका कोई ये ऐसा इतिहास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको झलकेगी। अगर आप ईरानियंस के अभी इंटरव्यू देखेंगे, अब्बास अरागची का आप इंटरव्यू देखिए, कामनेस है, वो कोई जल्दबाजी में नहीं है। वो ट्रम्प का जो ट्विटर हैंडल आप देखेंगे तो वो एक फ्रस्ट्रेशन उनमें नजर आ रही है, कि एंग्जाइटी भी नजर आ रही है कि क्यों नहीं हो रहा है जो मैं चाहता था वो। बट ईरान में वो नहीं है। दे आर सेइंग वी आर रेडी, आप आइए, आप ग्राउंड इन्वेजन करना चाहिए, आइए, वी विल डील विद इट, वी हैव डेल्ट विद इट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो जो अपने इतिहास का बोध है उन्हें, जो उन्होंने पढ़ा है कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है, होता रहता है, बहुत ग्लोबल पावर्स आई हैं, गई हैं, ईरान वहाँ का वहाँ। ये उन्हें ताकत देता है। हाँ, ये उन्हें ताकत देता है, ये उन्हें हौसला देता है, ये उनकी जो कॉन्फिडेंस है उसको भी बूस्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मटेरियल नुकसान उनको हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, बट एट द सेम टाइम ये बिलीफ होना कि वी विल अगेन स्टैंड अप, वी विल अगेन रिगेन अवर स्ट्रेंथ्स, ये सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो ईरान में आपको साफ तौर पे देखने को मिलती है, और उन्होंने किया है, उन्होंने सक्सेसिवली किया है। आप 12 डे वॉर के बाद देख लीजिए, अगर उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज जितनी डिग्रेड हुई थी उन्होंने वापस रिबिल्ड की है, तो ये कॉन्फिडेंस रोल प्ले करता है इसमें। पर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनका ये मत है कि अभी आप जिस पीढ़ी के बारे में तय करने वाले हैं, मतलब ये जो बातचीत होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन बातचीत तो करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, तो जो ये जनरेशन है जिसने कभी इस्लामिक क्रांति भी नहीं देखी है और कोई युद्ध भी नहीं देखा है ना, मतलब जब ईरान इराक युद्ध हुआ तब भी वो पैदा नहीं हुए थे, इस पीढ़ी को ये समझाना और बताना कि हम बलिदान हो जाएंगे, देश
के लिए और ये सब हो जाएंगे वो हो जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट इस तरह का रिलेशन रहा नहीं है इस तरह की घटनाओं से। इनफैक्ट उन्होंने नुकसान ज़्यादा देखे हैं इसके। अभी इंटरनेट बंद हो गया, जब सब सामान्य था सो कॉल्ड, तब भी उनके ऊपर 50 तरह के प्रतिबंध थे, है ना, परोक्ष अपरोक्ष। अभी उन्होंने जस्ट सड़कों पे उतरे ही थे वो, तो बहुत बुरी तरह दमन हुआ, ये रिपोर्ट्स आई। अभी वो अपने ऊपर मिसाइल बरसते देख रहे हैं। इसके बाद भी जो आर्थिक स्थिति है वो बदतर ही होनी है, चाहे किसी भी तरह का समझौता हो। तो आप एक जनरेशन को ये बात कब तक समझाओगे कि कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, जान दे दो, पहले भी जाने गई हैं? क्या वाकई उनके अंदर वो रेजिलियंस है? वो आप उनसे ये अपेक्षा करना क्या ठीक होगा कि कोई बात नहीं होने देते हैं? यही इस्लामिक रिपब्लिक का सबसे बड़ा चैलेंज है फिलहाल, और मुझे लगता है ये चैलेंज वो बहुत ही मुश्किल से जूझ रहे हैं इससे, और नहीं मीट कर पाएंगे। क्योंकि ईरान, आप देखिए, युवा देश है। उनका जो अगर पॉपुलेशन पिरामिड देखेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो पॉपुलेशन है वो अंडर 40 है। और ये वो पॉपुलेशन है जो ऐसा नहीं है अनपढ़ है या जिनको पता नहीं है देश दुनिया में। दे आर हाईली कनेक्टेड। ईरानियन जो बाहर रहते हैं डायस्पोरा से भी, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और उस पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस हैं। ईरान में जो लिटरेसी रेट देखिए, जो वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देखिए आप, उन सारे पैमानों पे ईरान एक मॉडर्न जो नेशन स्टेट है उसकी तरह है। और वहाँ की जो यूथ के एस्पिरेशन है वो कहीं के भी यूथ के एस्पिरेशन जैसे ही हैं कि वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट ग्रोथ, वी वांट जॉब्स। इस तरह की सारी जो डिमांड्स और एस्पिरेशंस हैं वो वहाँ हैं। और पिछले 47 साल में, जब से इस्लामिक रिपब्लिक अपने अस्तित्व में आया है, तब से एक तरह से यूथ के अंदर जो अनमेट एक्सपेक्टेशंस हैं उसका एक फ्रस्ट्रेशन है, वो ईरान में देखने को मिलता है। ईरान से जो ह्यूमन रिसोर्स आउट माइग्रेशन है, आप देखेंगे ईरान के जो पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है उस रीजन में। वो एक सबसे बड़ी वजह है। और ये इंगित करता है कि इस्लामिक रिपब्लिक कहीं ना कहीं अपने सबसे बड़े पॉपुलेशन बेस को एड्रेस नहीं कर पा रही है, उनके चैलेंजेस को मीट नहीं कर पा रही है। और ये विद इन इस्लामिक रिपब्लिक के लोगों के भी, जो रूलिंग एलिट का हिस्सा है, कुछ लोगों में ये रिकॉग्निशन है, जो रिफॉर्मिस्ट हैं उनमें ये रिकॉग्निशन है कि हम इन लोगों के एस्पिरेशंस को दरकिनार करके, इन लोगों के जो डिमांड्स हैं, इन लोगों के जो विचार है, उनको दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते। उनमें से एक ये भी है कि ईरान को सिविल लिबर्टीज देनी चाहिए, जो हिजाब रिलेटेड लॉज हैं। और ये सारे डेटा बताता है कि ईरान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ए रिलीजियस कंट्री इन द रीजन। तो ईरान में लोग स्पिरिचुअल हैं, लोग धार्मिक भी हैं, बट ज़्यादातर लोगों को जो स्टेट और रिलीजन है उसका सेपरेशन पसंद है। और ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो अपना ओरिएंटेशन, जो आइडियोलॉजिकल रिलीजियस ओरिएंटेशन है, उसको चेंज करें। और जो जनवरी में प्रोटेस्ट हुए, या उससे पहले भी 2009 में जो प्रोटेस्ट हुए, जो बहुत बड़े ग्रीन मूवमेंट जिसको कहा गया, ये सारे प्रोटेस्ट चाहते हैं ईरान में डेमोक्रेसी हो। और ये सारे यूथ लेड प्रोटेस्ट थे। आपको पता है महासा अमीनी प्रोटेस्ट हुआ था, जो हिजाब को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और अक्रॉस ईरान उसको लेके आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस्लामिक रिपब्लिक के लिए कि ये जो यूथ है, जो ये स्टोरी सुन चुका है कि वॉर, इनजस्टिस को फाइट करना है, हमें रेजिस्ट करना है, बट एट द सेम टाइम वो अक्रॉस द गल्फ देखते हैं कि यूएई है, जो कि एक इकोनॉमिक मिरेकल है उनके लिए। और ये सारी लीडरशिप जो ईरानियन पॉपुलेशन है, उसमें से यूएई, बहुत बड़ी संख्या में लोग यूएई भी रहते हैं। तो ये दिखाता है कि जो आउट माइग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी डिमांड्स मीट नहीं कर सकता इस्लामिक रिपब्लिक। और यही वजह है कि रिफॉर्मिस्ट कहते हैं कि ईरान को अपना ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, और विदाउट सम सॉर्ट ऑफ मोडस विवेंडी विद वेस्ट एंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स आप ये नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप सैंक्शंस के अंडर रहोगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, और प्लस आपका जो सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। आपको हमेशा प्रिपेयर करना पड़ेगा यूएस, इजराइल कंबाइंड जो स्ट्रेंथ है उसके खिलाफ। इवन एसिमेट्रिकली अगर आप डेवलप करेंगे फिर भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो एलाइज हैं उनको भी आपको हेल्प करना है, तो उसके लिए भी बहुत पैसा जाता है। और ईरान के पास ये जो सोर्सेज है वो लिमिटेड है। आपका ऑयल जो है आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो वो सैंक्शनड है, तो आप कैसे करोगे? आपको यूथ को एड्रेस करना है, तो आपको कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्ट के साथ, या इवन चाइना के साथ अपने संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। ईरान में इन्वेस्टमेंट आपको अलाउ लाना पड़ेगा, जो अभी नहीं हो पा रहा है।
तो इसी वजह से ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है और फिलहाल ये गैप सबसे चरम पे है ईरान में। मैं अभी भी ये मानता हूं कि अभी आप देख रहे हैं एक नेशनलिस्टिक रेटोरिक भी है और काफ़ी लोग रजीम का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, सड़कों पे नहीं उतर रहे, बट एट द सेम टाइम वो लेटेंट जो एंगर है उनके अंदर, क्योंकि जनवरी में जो हुआ उसको लेके वो अभी भी है और उसको ये मान लेना कि ये खत्म हो चुका है, ये आई थिंक सबसे बड़ी भूल होगी। अभी भी वो जो जनवरी को एड्रेस करना है इस्लामिक रिपब्लिक को, ये वॉर जब भी खत्म होता है उनको एक नया अरेंजमेंट, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी पॉपुलेशन के साथ लिखना पड़ेगा। और अभी तो ये कह दिया है कि अगर अब निकले, अभी इस वक्त निकले, तो हम ये मान लेंगे कि भाई ये जंग के बीच में आप निकले हो तो एक तरह से गद्दार हो, तो वैसे ही ट्रीट करेंगे, नागरिक की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अच्छा, इस बात का खतरा बढ़ नहीं गया है क्या कि अगर आज समझौता हो जाए या 1 महीने 2 महीने बाद भी हो जाए, तो जिस तरह का स्टेट था ईरान, जितना कंजर्वेटिव दिखाया बताया था, जा रहा था और था भी, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अब जो फैक्टर्स हैं जैसे IRGC वाला, वो अपनी एक छवि जो है प्रमोट करेंगे कि हम थे जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में ईरान को बचाया है और हम हैं जिन्होंने शहादत दी है। और चूंकि IRGC सुप्रीम लीडर के ज़्यादा करीब है तो इस बात को मानने में किसी को कोई बहुत दिक्कत भी नहीं आने वाली है, दरपेश भी नहीं आएगी, हाँ भाई सच में वही संभाल रहे थे। तो ये तो और ज़्यादा ईरान ज़्यादा कंजर्वेटिव होने की तरफ बढ़ रहा होगा। वैसा ईरान तो फिर अंदर ही अंदर और ज़्यादा उबलेगा, क्योंकि जब जनवरी में प्रोटेस्ट हो सकते हैं, अब कुछ नहीं हुआ था, तो फिर अगला मई जून जुलाई पूरा साल जो है एक बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाने वाला है। अगर ये जंग खत्म भी हो जाए तो भी गृह युद्ध का खतरा है। बिल्कुल, गृह युद्ध तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये जो लॉन्ग टर्म इशू है ईरान का, अगर मान लीजिए अभी ये युद्ध खत्म होता है, एक सीज फायर जैसा कुछ हो जाता है, और हो ही जाएगा देर सवेर, लेट्स होप हो जाए। हाँ हो ही जाना है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो तो रिकवर नहीं करेगी उस सीज फायर की वजह से। बिल्कुल, उनके जो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स हैं उनको करने पड़ेंगे। फैक्ट्रियां तबाह हुई हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह हुए हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो कहाँ से आएगा? आपका जो यूथ ऑलरेडी जो आपसे डिमांड कर रहा है चेंज, वो भी वापस कहेंगे, क्योंकि अब तो कोई फॉरेन ऑक्यूपेशन या फॉरेन फोर्सेस है नहीं आपके ऊपर अटैक कर रही हैं। तो आप 2-4 महीने, 5 महीने, 1 साल में आपको कभी ना कभी तो वो एड्रेस करना पड़ेगा कि आपका ग्रोथ मॉडल क्या है। सही बात। इस्लामिक रिपब्लिक कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकास करेगा। और एट द सेम टाइम अगर वो इसी स्टेटस को में रहते हैं तो जो प्रेशर है उनके ऊपर अमेरिका से या वेस्टर्न वर्ल्ड से, वो तो इंक्रीज होता जाएगा, वो सेकेंडरी सैंक्शंस और बढ़ते जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस्लामिक रिपब्लिक के लिए कि वो हार्डलाइनर जरूर हैं और वो हो सकता है कि मतलब अपनी आइडियोलॉजी को वापस एक बार कंसोलिडेटर हो जाए उनका स्ट्रेंथ, तो और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। बट एट द सेम टाइम उनको ये रिस्क भी रहेगा हमेशा कि अगर वो ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे तो एक फिर से जनवरी जैसा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल सकता है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक को और उनके लीडरशिप को ये जो लेटेंट इशू है उनका सबसे बड़ा, इसको किसी ना किसी तरह से एड्रेस करना पड़ेगा, उनकी डिमांड्स को मीट करना पड़ेगा, या अपने आप को चेंज करके, या फिर एक तरह से पॉपुलर प्रोटेस्ट में रजीम खुद एक तरह से अपना जो रुख है वो चेंज कर देगी, या एक रजीम चेंज जैसा कुछ होगा। हो भी गई तो ईरान अब पहले जैसा नहीं रहने वाला है, बिल्कुल नहीं रहने वाला। IRGC या सुप्रीम लीडर के लिए पहले वाला ईरान नहीं होगा। आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। आपकी इन बातों से मैं फिर ये भी समझना चाहूँगा, आप जब ये कह रहे हैं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, हथियार बहुत जो है खप चुके हैं, अब पैसा चाहिए, ईरान के पास नहीं है, तो क्या ये सूरत भी हो सकती है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने वाले जहाज़ों पर चुंगी लगाएं और उसको लगने के कारण एशिया में आने वाला सामान, जिसमें फर्टिलाइजर्स जैसी बहुत ही मतलब मूलभूत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो महंगी हो जाएं और आने वाले वक्त में फिर इसका जो इफेक्ट है वो बाकी सभी तमाम चीज़ों पर देखने को मिले? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो विचार है जो आपका कि उसके ऊपर वो चुंगी लगाने लगे, ये विद इन IRGC भी कुछ सेक्शंस ने ये प्रपोज किया है कि हमको एक टोल लेना चाहिए। क्योंकि पैसा कहाँ से आने वाला है? अब पैसा आपको आखिरकार तो आपको पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा। अगर आप ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके डिपेंडेंट हो ऑयल के ऊपर, और चूंकि ईरान में करप्शन भी बहुत है, तो जो कुछ पैसा आपके पास है भी, वो भी करप्शन की वजह से जो आपके नागरिक है वहां तक उनके सहूलियत के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप कैसे करोगे? तो विद इन IRGC भी एक सेक्शन है ऐसा जो ये कह रहा है कि हमको इसको स्टेटस को फॉर्मलाइज करना चाहिए, हमको हो सकता है ओमान के साथ कोई अरेंजमेंट करना चाहिए। इसके बारे में भी बातचीत चल रही है।
कि ओमान और ईरान जॉइंटली इसको मैनेज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम क्या गल्फ कंट्रीज ये अलाउ करेंगे? और ये ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो एक्शन है ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेशनल लॉ इसको अलाउ कर सकता है। जो लॉ ऑफ सीज वगैरह है वो कंप्लीट वायलेशन है इसमें। और चूंकि वॉर टाइम है तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप पीस टाइम में वो फॉर्मुलाइज करना चाह रहे हो जो वॉर टाइम में आपने इसलिए कहा क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है इसलिए हमने ये किया, और आप उसको फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करोगे तो उसका काफी आपको ब्लो बैक भी मिलेगा। इवन कंट्रीज लाइक इंडिया भी इसका विरोध कर सकते हैं कि हम इस अरेंजमेंट में स्वीकार्य नहीं। जैसे तो पैसा कहाँ से आएगा इनके पास? अब यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अमेरिका तो दे नहीं रहा। अमेरिका तो कभी भी नहीं देगा। इनिशियली कह रहे थे पॉडकास्ट की शुरुआत में, मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर में पूछूंगा, तो वो जो शर्तें हैं जो इधर से भी रखी गई उधर से भी, तो ईरान की एक शर्त तो यही है कि भाई हमें तो पैसा दो, आप जो बर्बाद रेपरेशंस दीजिए आप। कैसे हम? हाँ, एक इसमें और इंटरेस्टिंग एंगल है वो चाइना का। लोग कहते हैं कि चाइना जो है वो अल्टरनेटिव है। देखिए, आप चाइना ने बहुत प्रॉमिस किया ईरान को, और वो ईरान को सप्लाई भी करते हैं कुछ चीज़ें जो डुअल यूज गुड्स हैं जो कि आप मिसाइल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देते हैं। बट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स अगर आप ईरान में देखेंगे वो इतने ज़्यादा नहीं है। जितना प्रॉमिस्ड है और जितना किया है उसमें बहुत बड़े अंतर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अंतर है उसमें। तो इवन चाइना भी जो आपका अल्टरनेटिव बन सकता है एज ए इन्वेस्टमेंट, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। और दूसरा आपका जो साथी है रूस, वो भी मतलब कंप्लीटली वो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी डोमेन में उनका सबसे ज़्यादा कॉपरेशन है ईरान के साथ, ये मैं मानने को तैयार हूँ। न्यूक्लियर डोमेन में भी है। बट एट द सेम टाइम क्या रूस यूरोप और यूएस के बराबर की इकोनॉमिक पावर है? और आप देखिए रूस और ईरान दोनों कॉम्पिटिटिव तरह के मतलब पावर्स हैं, दोनों ऑयल बेचना चाह रहे हैं। तो एक तरह से वो दो कम्पीट करते हैं। ईरान और रूस दोनों यूरोप को गैस बेचना चाह रहे हैं। तो आप तो एक ग्लोबल मार्केट में तो आप कम्पीट करोगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमीज इस तरह से डिजाइंड है कि आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सही बात है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा बहुत गहनता से कि आप कैसे करोगे। एक बार ये युद्ध रुक जाता है, ये डिपेंड करता है युद्ध किस पर्टिकुलर जंक्चर पे आके रुकेगा और किस कंडीशंस के अंडर रुकेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट आई डोंट थिंक कि खाली हॉर्मुज से टोल वसूल करके ईरान डेवलप कर सकता है। पहली बात तो इसका बहुत विरोध होगा, देश इससे कई देश इससे मना करेंगे, और ये एक तरह से एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन भी है। और दूसरी बात, ये इतना पैसा भी नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि अल्टरनेटिवली अगर ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा तो कंट्रीज दूसरे रूट्स ढूंढेंगे, अपने सोर्सेज दूसरी जगह से लाएंगे, और खाली ईरान से ही थोड़ी लेंगे लोग तेल तो जो हॉर्मुज से आता है तो वो वहीं तो से जाएंगे, जहाज तो वहीं से जाएंगे। तो वो दूसरी कंट्रीज भी एक्सेप्ट नहीं, जैसे यूएई बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इस तरह का मॉडल अगर एग्जिस्टेंस में आ जाए। यूएई विल नेवर एवर एक्सेप्ट इट, आई कैन से दैट। तो क्या अब ये सूरत भी नहीं है बिल्कुल भी कि हम कभी चाबहार को डेवलप कर पाएंगे? देखिए, चाबहार हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, और फिलहाल हम चाबहार से एग्जिट कर चुके हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो लास्ट हमने जो प्रॉमिस किया था उनको इन्वेस्टमेंट करने का, हमने वो ईरान को दे दिया और कहा कि हम जो हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो हम पूरी कर रहे हैं, बट हम जो इन्वेस्टमेंट है हम उससे मूव आउट हो चुके हैं, क्योंकि वी वर कमिंग अंडर सेकेंडरी सैंक्शंस, जो यूएस सैंक्शंस हैं। हमने बहुत लंबे समय तक चाबहार को बचाए रखा यूएस सैंक्शन से, और सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट्स ने ये समझा, भारत की जो महत्व है यूएस के लिए उसको समझते हुए इसको सामरिक जरूरतें भी समझी, सामरिक जरूरतें समझी। इवन हमने जो ऑयल जो हम ले रहे थे उसको भी काफी लंबे समय तक, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भी नहीं ले रहे थे, कुछ ले रहे थे, कुछ हमारे चाबहार में इन्वेस्टमेंट थे। और चाबहार हमारे लिए कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वेस्ट एशिया में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे INSTC है, आईमैक जो अभी G20 समिट में हमने इसको फ्लोट किया है, ये सब के लिए स्टेबिलिटी जरूरी है वहाँ पे। और चाबहार उनमें से हम जोड़ना चाहते थे। अफगानिस्तान को अगर हमें लिंक करना है तो चाबहार उसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक पॉइंट था। बट फिलहाल मुझे नहीं लगता, अगर ईरान में एक मान लीजिए रेजोल्यूशन आता है तो हम वापस ज्वाइन भी करते, और मुझे नहीं लगता है ईरान इसका विरोध करेगा, ईरान वेलकम करेगा, क्योंकि ईरानियन फॉरेन पॉलिसी में हमेशा ये रहा है कि वो किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं होना चाहते। वो भले चाइना हो, यूएस तो हो नहीं सकता, बट रशिया हो। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है हर जगह किए जाएं, अपने जो रिलेशनशिप हर जगह। इसीलिए आप देखोगे कि ईरान इंडियन जो टैंकर्स को अलाउ कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने कंडेम नहीं किया जब अली खमेनाई को टारगेट किया गया, तो उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत अच्छा है, सिविलाइजेशनल। तो मुझे लगता है कि अगर वॉर रुकता है, अगर इसका कोई रेजोल्यूशन जो लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन कुछ निकलता है, तो वी कैन अगेन ज्वाइन चाबहार और एनी सच प्रोजेक्ट।
लेकिन अब तो खैर दुनिया बहुत बदल जाएगी। जब तक जंग खत्म होगी, समझौता होगा, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। क्या इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि हम इंडिया में बैठकर बात कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया की बात हो जाए, तो इनमें एक तो बात यही है कि महंगाई बढ़ जाएगी अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला, और खोलने पर अगर चुंगी वसूलने लगे तो भी मालूम नहीं है कि वो हमारे जहाज़ों को छूट देंगे नहीं देंगे, पता नहीं। लेकिन एक ठीक ठाक मतलब कूटनीति के शतरंज पे ठीक ठाक चालें हमने चल दी थी। चाबहार में हम खड़े थे, हमने सोचा कि इस तरह से हम पाकिस्तान को भी थोड़ा देख समझ लेंगे, और ये भी था कि चीन का जो सीपेक था जो अरब सागर तक चला आया था, तो वो भी डेवलप कर रहे थे पाकिस्तान में पोर्ट्स को, ग्वादर को, तो हमने सोचा उसको भी हैंडल कर लेंगे। बट इस बात की क्या ही गारंटी है जो आप अभी कह रहे थे कि जब ये सब खत्म होगा उसके बाद ईरान क्या पता उतना प्रो इंडिया ना रहे, और हो सकता है ये पोर्ट्स और ये सब डेवलपमेंट वाले काम वो किसी और मुल्क को सौंप दे, क्योंकि भाई आप भी बता रहे हैं और बात तो अब जाहिर है कि हमने उतना खुलकर तो कोई साथ दिया नहीं उनका। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ईरान प्रो इंडिया नहीं है, वो प्रो ईरान है, और ये ईरान की स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ एक एंगेजमेंट बनाए रखे। देखिए, ईरान एक इंटरनेशनल आइसोलेशन काइंड ऑफ रेजिम के अंडर रहता है। यूरोप से उनके बहुत रिश्ते खराब है, यूएस से नहीं है, और यूएस एलाइड जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे भी बहुत खराब रिश्ते हैं। तो ईरानियन फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से ये एक सोच रही है कि ऑलरेडी वर्ल्ड का एक जो सबसे बड़ा डेवलप्ड हिस्सा है वो तो हमारे लिए वैसे ही बंद है। अब हम दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े देश जनसंख्या के हिसाब से और एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर हाउस, क्या हम अफोर्ड कर सकते हो उनसे भी रिश्ता ना रखें? ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी रजीम आए ईरान में, इस्लामिक रिपब्लिक रहे या ईरान में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उसके बावजूद भी ईरान इंडिया से हमेशा, और एक सिविलाइजेशनल जो कनेक्ट है उसका रिकॉग्निशन, मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक के लोगों में है जो उनको डिसीजन मेकर है, जो एक कॉमन ईरानियन है वो भी इंडिया के प्रति उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, मतलब पीपल टू पीपल बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई वो इस तरह से नहीं है वो हमारे ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं प्रो इंडिया होके, या हमारे ऊपर कंसेशन देके वो कुछ साबित करना चाह रहे हैं। इट्स ऑल्सो प्रो ईरान, इट्स इन ईरान्स स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट दैट दे रिमेन एंगेज्ड विद इंडिया इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है। अच्छा, बात समझौते की कर लूँ थोड़ी सी जी। ये तो कहा ही गया कि चाहे अमेरिका इजराइल हो या फिर ईरान हो, बहुत ही सख्त हो गए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया, मान लीजिए। लेकिन ये भी तो एक बात है ना कि जो करवा रहे थे समझौता, उन लोगों में कितना वजन है। जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान की अपनी क्या स्टैंडिंग है, कब उसने समझौते कराए हैं, और ईरान क्या वाकई उसे इस लायक समझता है कि वो समझौता कराए। इसी तरह से भाई इजिप्ट है, टर्की है और कतर है। कतर का एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो कराता रहता है, लेकिन बाकी दो मुल्क भी ऐसे हैं। टर्की के साथ तो मेरा ख्याल है ईरान उठता बैठता नहीं है ज़्यादा, और टर्की तो खुद इस खतरे में है कि अगर ईरान निपट गया तो उसके बाद उसका ही नंबर है। तो बेसिकली जो समझौता कराने वाली ताकतें हैं, अब मानते हैं कि वाकई वो समझौता कराने की नीयत के साथ भी थी, और क्या उनमें वजन है भी कि वो समझौता करा लें आगे भी? ये आपने बहुत ही सही पूछा। देखिए, मैं नहीं मानता ये समझौता करवा रहे हैं। इतना अमेरिका, इजराइल और ईरान का समझौता करवाना, देखिए मीडिएशन में एक तो मीडिएशन होता है कि आप इतनी बड़ी, जैसे अमेरिका है, अमेरिका मीडिएशन करवा सकता है क्योंकि अमेरिका के पास वो पावर्स हैं कि वो दोनों साइड्स को फोर्स कर सके कंसीड करने के लिए। एक तो ये पावर होना, जैसे इजराइल का हमेशा बोलते हैं कि इजराइल को अगर आपको कुछ कन्विंस करना है या उनको कुछ फोर्सफुली करवाना है तो वो आप जेरूसलम में या यहाँ नहीं करेंगे, तेल अवीव में, आप सीधा वॉशिंगटन जाएंगे, क्योंकि यूएस के पास वो कोअर्सिव पावर्स है। वो जो इन्फ्लुएंस रिक्वायर्ड है इजराइल को कुछ एक्सेप्ट करवाने का, वो यूएस के पास है। पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और कतर, ये वो स्टेट्स हैं जो फिलहाल एक तरह से कॉन्डुइट बना रहे हैं कि कुछ जो मैसेजेस हैं या जो एक्चुअली डिमांड्स हैं वो एक दूसरे को पहुंचाई जा सके। ईरान का जहां तक मीडिएशन को लेके, ईरान हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन नेगोशिएशंस, उन्होंने नेगोशिएशंस ज्वाइन किए हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका ये मानना है, और अली खमेनेई का भी ये मानना था कि नेगोशिएशंस जो हैं ये अमेरिका इस्तेमाल करता है, इनका एक तरह से एक्सक्यूज है। नेगोशिएशंस में वो कुछ भी ऑफर नहीं करता है, ईरान को इससे कुछ मिलेगा नहीं, उसके बावजूद भी वो नेगोशिएशंस हमेशा एंटर करते हैं। ईरान का प्रेफर्ड पार्टनर नेगोशिएशंस या मीडिएशन में ओमान है, वो ये कंट्रीज नहीं है। हालांकि वो एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान भी उनके क्लोज है, और पाकिस्तान एकमात्र उनकी बॉर्डर है जो
रिलेटिवली सिक्योर है, बाकी तो उनकी बॉर्डर्स में भी प्रॉब्लम है। तो वो मानते हैं कि पाकिस्तान भी अगर चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैसेजेस पास कर रहा है वो ईरान भी उनको बता सकता है कि हमारा ये डिमांड है, लेकिन हमारे अपने लोग इस्लामाबाद भेजने से तो मना कर दिया ईरान ने। हाँ, क्योंकि मैं जैसा बता चुका हूं कि जो डिमांड्स है वो बहुत मैक्सिमलिस्ट है। अच्छा, अगर और ये जो दिखाई जाती हैं और जो एक्चुअल नेगोशिएशंस में ऑफर की जाती हैं वो थोड़ा अलग होता है। अभी तो सीरियसनेस भी नहीं है दोनों साइड्स में। ट्रम्प तो एक तरह से थ्रेटन कर रहे हैं। ये जो उन्होंने अभी बताया है कि कल का जो दिन होगा वो टारगेट करेंगे ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को, तो एक तरह से ये तो थ्रेटन कर रहे हो आप। नेगोशिएटिंग जो सीरियसनेस है वो भी अभी दिख नहीं रही है। बट हो सकता है सब सरफेस कुछ ना कुछ बातचीत भी चल रही हो, कुछ तरह का गिव एंड टेक, बट अभी बहुत ही शुरुआती स्थिति है। तो आपको क्या लगता है सुलह कौन करा सकता है, किस में दम है? सुलह फिलहाल अमेरिका से अगर आपको सुलह कराना है तो ईरान रिक्वायर करता है कि कोई ना कोई उस पीस को सिक्योर करे इफेक्टिवली, और अमेरिका को कोई भी देश ये नहीं आके कहेगा कि आप ये नहीं करेंगे वरना आपके साथ मैं ये करूंगा। तो रशिया क्यों नहीं आ रहा है? रशिया के खुद के इंटरेस्ट है, रशिया भी इन्वॉल्व होना चाहता है। उन्होंने भी बोला है, ईरान को भी मैसेज पास किए हैं, वो बातचीत भी हुई, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में भी बातचीत हुई है। बट देखिए, रशिया अभी अपना एक अलग युद्ध लड़ रहा है, और ट्रंप ने पहले एक बार कहा था, जब पुतिन से उनकी बातचीत हुई थी तो ट्रंप ने अपने अंदाज में कि पुतिन ने जब मुझे बताया ये, तो मैंने उनको कहा कि अभी तो अपन ये सुलझा लेते हैं, यूक्रेन वाला अभी उसका रहने देते हैं। लेकिन ये दोनों ऐसे मुल्क हैं, चाहे अमेरिका हो या रूस हो, इनफैक्ट चीन भी, जो एक ही साथ दो तीन मोर्चे पर युद्ध झेल भी सकते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि रूस इतना हद से ज़्यादा कमज़ोर है कि एक जहाज़ी बेड़ा नहीं भेज सकता। मुझे याद है कि हिंदुस्तान जब फंसा था ऐसी पाकिस्तान के साथ, और अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से एक जहाज़ी बेड़ा भेजा, तो उधर से रूस ने भी कोशिश की। तो ऐसी बिल्कुल भी कोई भी ऐसा कुछ एक्शन नहीं दिखाई देता रूस की तरफ से, जबकि ईरान उनका लाडला देश है भाई। ईरान ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप देखिए अभी यूएस रशियन नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो इम्पैक्ट हो इस सपोर्ट की वजह से। क्योंकि अगर आप ईरान को मिलिटरीली, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि अगर वो अपना कोई कैरियर या ऐसा कुछ वहाँ भेजें पर्शियन गल्फ में, तो इट वुड हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस। क्योंकि फिर आप अफेक्टिवली अमेरिकन जो डोमिनेंस है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको चैलेंज करने के लिए आ रहे हो। इंडिया की बात अलग थी, इंडिया रशिया रिलेशंस भी बहुत अलग लेवल पे थे, और जो रूस ने किया या जो अमेरिका ने किया वो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। यहाँ अमेरिका एक्टिवली फाइट कर रहा है, तो अमेरिकन जो सिग्नलिंग थी उसको रशियन सिग्नलिंग ने मैच किया एक तरह से। बट लड़ तो भारत और पाकिस्तान ही रहे थे। आप सपोर्ट कर सकते हो, आप वेपन्स दे सकते हो, वो दोनों साइड से वही था कि तुम आए तो मैं भी आऊंगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक इतना इन्वॉल्व है हद से ज्यादा, और दूसरा भी दूरी बैठा है। दूसरा, और आपको समझना पड़ेगा कि रशिया की जो कैपेबिलिटीज है वो भी अभी ओवर स्ट्रेच्ड है। वो यूक्रेन में जो युद्ध लड़ रहे हैं उनको सीरियस प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं यूक्रेन की ओर से, क्योंकि यूक्रेन ने भी काफी कुछ सीख लिया इस वॉर के दौरान, और उनके पीछे पूरा वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो खड़ा है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये मीडिएशन, जिसको हम बोल रहे हैं मीडिएशन, ये बेसिकली नेगोशिएशंस के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि इफेक्टिवली नेगोशिएशन तो यूएस, इजराइल और ईरान ही करेंगे, और आपस में वो बातचीत भले किसी के थ्रू करे बट वो ही डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत ही मैक्सिमलिस्ट डिमांड है, और मुझे नहीं लगता है कि इवन चाइना की बात चली थी बीच में कि पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स चाइना गए और उनसे कहा आप ये दीजिए ईरान को गारंटीज। मुझे नहीं लगता है चाइना इन्वॉल्व होना चाहता है। चाइना अभी सबसे खुश है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स एक और मिडल ईस्टर्न वॉर में इन्वॉल्व रहे तो ये चाइना के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। उनका भी कुछ इंटरेस्ट जरूर हार्म होगा इससे, बट वो जो स्ट्रेटेजिक गेन है उससे, कि यूएस का जो ध्यान है वो एशिया पैसिफिक में नहीं, इंडो पैसिफिक में नहीं है, और मिडल ईस्ट में अगेन है, और एक युद्ध में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, रशिया यूक्रेन में। तो चाइना के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जिसको हम कह रहे हैं कि मीडिएशन करवा रहे हैं, वो मीडिएशन नहीं है, वो एक तरह से एक मैसेजिंग है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पास करना। और इसमें जो भी करता है उसको मोस्ट वेलकम है कि वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सेप्टेंस तभी होगा जब नेगोशिएशन कुछ होगा। और हॉर्मूज को लेके पर्टिकुलरली, क्योंकि अमेरिकन्स आर हेल बेंट कि हॉर्मूज खोला जाए जल्द से जल्द। अब अगर उनकी मैसेजिंग भी देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो वो यही है कि आप सबसे पहले हॉर्मूज खोलिए, वरना मैं थ्रेटन करूंगा, ब्रिजेस उड़ाऊंगा, और मैं जो न्यूक्लियर आपके ये पावर प्लांट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करूंगा। तो अभी तो नेगोशिएशंस की तो बात नीचे चल रही है, ज़्यादातर तो अभी एस्केलेशन ही चल रहा है। युद्ध और फैल सकता है, मेरा आखिरी सवाल। बिल्कुल। और इनमें से किसके हित में युद्ध और फैले? क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया, विश्व युद्धों में भी देखा गया है कि कई देशों
की रणनीति होती है कि अगर हम पर बन आई है तो अभी और फैल जाए। ईरान ने थोड़ा कोशिश की थी, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, युद्ध बिल्कुल फैल सकता है, गल्फ स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि जो युद्ध को सबसे ज़्यादा एस्केलेशन हो सकता है, वो जो बात चल रही है अमेरिकन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड की। देखिए, एक बार आप ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड अगर आपके आ गए, तो फिर वो अपना खुद का उसका एक अंदाज है जिससे आगे बढ़ेगा। फिर आप डिसीजन लेके ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आर्मी जब मार्च करेगी, और अमेरिकन वॉर मशीन आपको पता है एक रैम्पेज है एक तरह से, वो मतलब जो अपने रास्ते में आएंगे उसको निस्तनाबूद करते जाएंगे। वो खुद भी लॉसेस लेंगे, लेकिन ईरान की जो स्थिति है वो और भी खराब होगी। तो ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बार अमेरिकन ट्रूप्स अगर इन्वॉल्व हो गए सब्सटेंशियली ईरान में, तो आप देखोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स इन सबको भी चॉइसेस देगा। फिर ये नहीं रहेगा कि आप आना चाहते नहीं आना चाहते, फिर आप यूरोप को भी एक अलग अंदाज में देखेंगे। उनके ट्रूप्स भी, मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, इन्वॉल्व होंगे, आना पड़ेगा। और गल्फ स्टेट्स भी इन्वॉल्व होंगे। यूएई तो ऑलरेडी कह चुका है कि दे आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट। बट फिर क्या है कि एक बार अमेरिका जैसे इन्वॉल्व हो जाता है और वो फाइट करना शुरू करते हैं, तो फिर वो उनकी जो चॉइस ये रहती है, इफ यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। फिर वो अभी जो लचीलापन है उनके बातचीत में, और अभी से ट्रंप कह रहे हैं कि वो हमारे हेल्प नहीं कर रहे हैं नेटो कंट्रीज, बट एक बार अगर ग्राउंड इन्वेजन कुछ जैसा कुछ होता है, जो मुझे लगता है कि मुश्किल है ऐसा सोचना अभी फिलहाल के लिए, बट ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा वो कुछ करते हैं तो फिर वॉर बहुत अलग लेवल पे एस्केलेट होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान को भी अब सोचना होगा कि दे हैव मेड देयर पॉइंट दैट ईरान इज अ फॉर्मिडेबल पावर, और ईरान ने जो वॉर को जो खींचा है, जो एंड्योरेंस उन्होंने शो किया है, वो इटसेल्फ उनकी एक तरह से विक्ट्री है, एक तरह से, कि वो जो ट्रम्प का वेनेजुएला मॉडल था वो ईरान में नहीं चला। उन्होंने एंड्योरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द वॉर एज वेल एज जो इस्लामिक रिपब्लिक का जो स्ट्रेंथ है, जो उसका एंड्योरेंस है, वो भी ये शो किया है कि ईरान कैन विथ स्टैंड। और अमेरिका के कॉम्बैट लॉसेस भी हुए हैं, तो दे हैव मेड देयर पॉइंट। अगर ईरान भी ये ह्यूब्रिस दिखाता है कि कुछ भी हो जाने दीजिए, हम तो हटेंगे नहीं और हमारी ये डिमांड्स अनकंडीशनल आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो आई थिंक दिस माइट ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज इन ईरान एज वेल। क्योंकि अभी तो एरियल बॉम्बार्डमेंट में ही आप इतना ज़्यादा आपका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ग्राउंड इन्वेजन में ऑफकोर्स अमेरिका भी इसमें बहुत सफ़र करेगा, बट वो आपके साथ भी काफ़ी कुछ नुकसान करेगा। तो दोनों साइड्स को इसकी सीरियसनेस भी समझनी चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही विश्वजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल ये है कि हम तो कह रहे हैं कि बढ़ेगा कि घटेगा, लेकिन इधर टीवी चल रहा है और वहाँ बढ़ता ही दिख रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप शायद कुछ संबोधन देंगे, उसके बाद फिर कुछ समीकरण बदलेंगे और फिर हम बैठेंगे, फिर कोई नया एपिसोड करेंगे। तो एक्शन खत्म नहीं है दोनों तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते हैं कि थोड़ा शांत रहें। उनकी लगातार कोशिश है कि रोज नई हेडलाइन दें। ये उनका तरीका है, थिएट्रिक्स, और ये जिस तरह के बयानबाजी वो करते हैं, तो वो एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बने रहते हैं। तो एक किसी ने कहा था कि ट्रंप इज लाइक ही वांट्स टू बी अ चाइल्ड एट एवरी क्राइस्टनिंग, अ ब्राइड एट एवरी वेडिंग एंड अ कॉप्स एट एवरी फ्यूनरल। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो हमेशा बने मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ बस। और मैंने अभी भी ध्यान दिया कि आपका नाम विश्वजीत है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा ख्याल है जितने सवाल पिछली बार रह गए होंगे वो सब इस बार आशा करता हूँ मैं सवालों को सही से जवाब दे पाया। अरे एकदम। और बाकी तो कमेंट बॉक्स खुला है, लोग खुद बता देंगे। आप पढ़ ही रहे होंगे, हम भी पढ़ते हैं। अच्छा, देखना पड़ेगा, देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धैर्य से सुनने के लिए। इस गुरुवार फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर मन में कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, सारे कमेंट पढ़ते ही हैं हम। चैनल सब्सक्राइब अब भी ना किया हो तो अब तो कर ही लीजिए, नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, इसे खुशी में कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।